हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं आपके साथ फिर से आ गया हूँ एक बढ़िया एडिटोरियल के साथ, और ये एडिटोरियल G20 में है। इस एडिटोरियल के टॉपिक की 99% चांस है कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन में इसके ऊपर क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे आपको, चाहे आप प्रीलिम्स में कंसीडर कर लें। पर मैं प्रीलिम्स की गारंटी तो नहीं ले सकता, लेकिन मैं आपको मेंस के बारे में डेफिनेटली बता सकता हूँ। ये क्वेश्चन आपको मेंस में इस बार जो पेपर आएगा उसमें 99% है कि क्वेश्चन आपको दिखाई देगा, क्योंकि मामला है G20 का। और ऑथर सैयद मुनीर खासरू साहब यहां पे हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि G20 में जब भारत को प्रेसिडेंसी मिली है तो वहां पे वो साउथ एशिया की आवाज को रिप्रेजेंट कर सकता है, क्योंकि साउथ एशिया यानी कि कंट्री जहां पे पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका इस तरह के देश हैं, उनको रिप्रेजेंट करने वाला सिर्फ एकमात्र देश है इंडिया। तो इस पर्टिकुलर एडिटोरियल में हम देखेंगे G20 का स्कोप क्या है, इंडिया किस तरीके से साउथ एशिया को रिप्रेजेंट कर सकता है, साउथ एशिया में कंटेम्प्रेरी करंट चैलेंजेस क्या हैं, साउथ एशिया क्यों पूरी दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट है, और इंडिया G20 में क्या करेगा बेसिकली। तो इंडिया G20 में क्या करेगा और इंडिया साउथ एशिया के लिए क्या करेगा, ये दोनों बातें हम एक साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एडिटोरियल को। यहां पे ऑथर सबसे पहले पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन जरा देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। कह रहे हैं पूरी दुनिया में आज एक पोटेंशियल भी है और पेरिल भी, यानी कि ग्रोथ का आसार भी है पर डर भी। और इंडिया को ऐसे दौर में G20 की प्रेसिडेंसी मिली है। आज पूरी दुनिया ग्लोबल फूड, एनर्जी और फाइनेंशियल क्राइसिस, आर्थिक तंगी से जूझ रही है, और साथ में क्लाइमेट चेंज की भी दिक्कतें सामने आ रही हैं। ऐसे में भारत के लिए शायद एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है जहां पे वो सामने से इंडिया को और साउथ एशिया को रिप्रेजेंट कर सकता है इतने बड़े ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे। और भारत ने हाल फिलहाल में बहुत सारी चीज़ों पे प्रायोरिटाइज किया। ग्रीन डेवलपमेंट, याद रखिएगा, ग्रीन डेवलपमेंट आपके नोट्स में ये चीज़ें आनी चाहिए। ग्रीन डेवलपमेंट, क्लाइमेट फाइनेंस, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, एक्सेलरेटेड इंक्लूसिव एंड रेजिलिएंट ग्रोथ और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन एंड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मल्टीलेटरल रिफॉर्म्स एंड वुमेन लेड डेवलपमेंट। अब जरा एक एक पॉइंट को जरा ध्यान से देखें तो यहाँ पे बेसिकली एनर्जी ट्रांजिशन की बात हो रही है, यानी कि ग्रीन एनर्जी में हमें बदलना है, और क्लाइमेट चेंज के लिए जो कंट्रीज प्रभावित है उनको फाइनेंसिंग का रिक्वायरमेंट है। अपनी लाइफस्टाइल में एनवायरनमेंट के प्रति संवेदनशीलता लानी है, एम्पैथी लानी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लानी है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ग्रोथ हमारी रेजिलिएंट होनी चाहिए, सप्लाई चेन डिसरप्शन नहीं होने चाहिए। अपनी टेक्नोलॉजी को भी इस तरीके से ट्रांसफॉर्म करें कि कार्बन एमिशन कम हो, क्लाइमेट चेंज कम हो, और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पूरा डिजिटाइज हो सके, यानी सरकारी काम पूरा डिजिटल उस पर आ सके। और जितने भी मल्टीलेटरल रिफॉर्म्स हैं, जैसे कि UNSC हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इन सब के रिफॉर्म्स के बारे में भारत 2 साल से पिछले बात कर रहा है। और वुमेन लेड डेवलपमेंट होना चाहिए, और इसीलिए भारत ने क्या मोटो रखा है, वासुदैव कुटुंबकम, 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। इसको बात करते हुए जरा देख लेते हैं G20 का स्कोप क्या है। तो दिसंबर 1 को इंडिया को G20 की प्रेसिडेंसी मिलती है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह भारत के लिए बहुत बड़ा मौका है। और G20 में कौन से देश हैं, याद रखिएगा, A से अर्जेंटीना ऑस्ट्रेलिया, B से ब्राजील, कनाडा चाइना, C से फ्रांस जर्मनी, इंडिया इंडोनेशिया इटली, जापान,
रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूके एंड द यूएस। ध्यान रखिएगा इसमें सऊदी अरेबिया है बट आपको यूएई नहीं दिखाई दे रहा है। ब्राज़ील है और अर्जेंटीना है, साउथ एशिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कनाडा और यूएस नॉर्थ अमेरिका को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, करेक्ट है। और इसमें मेक्सिको भी है जो कि नॉर्थ अमेरिका को रिप्रेजेंट कर रहा है। फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, यूके हो गया, ये सब आपके, इटली हो गया, ये सब आपको यूरोप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और एशिया से इंडिया, इंडोनेशिया, कोरिया, ये सऊदी अरेबिया, ये सारे देश हैं। अफ्रीका से सिर्फ साउथ अफ्रीका है और यूरोप से टर्की भी हमें देखने को मिलता है और यूरोपियन यूनियन है। ये फोरम 1999 में स्टैब्लिश किया गया था फाइनेंस मिनिस्टर्स द्वारा और वहाँ के गवर्नर्स द्वारा, 7 देश के G7, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान एंड यूके और यूएस। क्यों? क्योंकि 1997-1998 में बेहद बड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी और इंडिया की जो प्रेसिडेंसी है वो ऑब्वियसली ऐसे समय में मिल रही जब रशिया यूक्रेन का वॉर है और एक स्टैंड ऑफ हो रहा है यूरोपियन यूनियन और रशिया के बीच में। 1 साल हो गए वॉर को, 1 साल से ऊपर हो गया, तो ऐसे में अब भारत क्या कर सकता है? स्कोप समझ में आया आपको? इतना बड़ा एरिया है, इतनी ज़्यादा देश है जो कि G20 रिप्रेजेंट कर रहा है। इंडिया साउथ एशिया को कैसे रिप्रेजेंट कर सकता है? बिकॉज इंडिया साउथ एशिया का इकलौता सदस्य है यहाँ पे, है ना, इसीलिए भारत के ऊपर जिम्मेदारी भी ज़्यादा है। G20 नेशंस जो कि पर्टिकुलरली अगर हम ग्लोबल साउथ की बात करें तो वो इंडिया की तरफ दे लुक अप टू इंडिया, ताकि उनके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर सके इंडिया। और बेसिकली G20 अगर कोई भी चॉइस करता है ना, कोई भी डिसीजन लेता है, तो ये अपने आप में इतना बड़ा ग्रुप है कंट्रीज़ का कि फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी और वेलबींग ऑफ द इंटायर ग्लोबल साउथ पे इफेक्ट पड़ेगा। इसीलिए पूरी दुनिया की नज़र G20 की लीडरशिप पे है ना। क्योंकि G20 में जो साउथ एशिया की बात करें या साउथ कंट्रीज़ की बात करें तो इनके मेजर चैलेंजेस जो हैं वो कॉमन हैं और ऐसे समय में ये चैलेंजेस फेस कर रहे हैं जहाँ पे एक कंट्री दूसरे कंट्री पे शायद बिलीव नहीं करना चाहती, रिलाय नहीं करना चाहती। इसीलिए भारत को ये यूनिक अपॉर्चुनिटी की तरह समझ में आ रहा है जहाँ पे वो इंटरनेशनल गवर्नेंस प्रोसीजर्स को, यानी पूरे इंटरनेशनल गवर्नमेंट जिस तरीके से बातचीत करती हैं, डिस्कशन करती हैं, निष्कर्ष निकालती हैं, उसको रिफॉर्म कर सकता है और नेगोशिएशंस फेयर हों, यानी कि डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज के नेगोशिएशंस फेयर तरीके से हों। इसके बारे में आपको बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये भी लास्ट में कहता है ऑथर दैट एज स्केप्टिक्स कीप डिबेटिंग द G20's वैल्यू एंड सिग्निफिकेंस, द साउथ एशिया जायंट हैज एन अपॉर्चुनिटी टू इनिशिएट deliberations, discussions and debates, in turn resulting in policies that provide pragmatic solutions। बहस होगी तो पॉलिसी बनेगी जहां पे प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस दिए जाएंगे फॉर टू प्रेसिंग कंसर्न्स अफेक्टिंग इट्स इमीडिएट नेबरहुड एंड बियॉन्ड। तो अल्टीमेटली इंडिया के लिए ही ये एक बेहद ज़रूरी मीटिंग होगी क्योंकि ये नेबरहुड के चैलेंजेस को डील कर सकता है। इंडिया साउथ एशिया को कैसे रिप्रेजेंट कर सकता है? इंडिया साउथ एशिया को इन एरियाज में रिप्रेजेंट कर सकता है जहां पे साउथ एशिया के चैलेंजेस कॉमन है, ठीक है। चैलेंजेस इन साउथ एशिया क्या है अल्टीमेटली, उसके बारे में हमें बात करना ज़रूरी है ना। साउथ एशिया की अगर मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम्स को हम देखें तो वो ग्लोबल नेचर की हैं, जैसे और नेशनल बाउंड्रीज के बियॉन्ड है और जहाँ पे ग्रुप एफर्ट की भी रिक्वायरमेंट है। जैसे कि अगर हम इकोनॉमी की बात करें साउथ एशिया की तो कमज़ोर है आने वाले समय में, और वहाँ पे इंडिया G20 का कलेक्टिव एक्शन प्रमोट कर सकता है जहाँ पे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, पीस इन द रीजन की बात हो सके। ये कॉमन रीजन वॉइस बन सकता है जब यहाँ की इकोनॉमीज ऑलरेडी खतरे में है, स्ट्रेस में है और जियोपॉलिटिकल पोलराइजेशन हो रहा है। चाइना चाह रहा है पाकिस्तान श्रीलंका हमारे पास आ जाए, इंडिया चाह रहा है श्रीलंका पाकिस्तान इंडिया की तरफ उसका रुख बना रहे, नेपाल को चाइना अपनी तरफ इन्फ्लुएंस करता है, म्यांमार को करता है, बांग्लादेश को करता है। तो ये जियोपॉलिटिकल पोलराइजेशन अमेरिका और चाइना के बीच में है, रशिया यूरोप के बीच में है और तमाम तरह की चीज़ें चल रही हैं और साउथ एशियन इकोनॉमी में डेट बढ़ता जा रहा है। आपको पाकिस्तान और श्रीलंका की हालत के बारे में तो भी पता ही होगा। ऐसे में भारत के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो साउथ एशिया की सोशियो इकोनॉमिक एस्पिरेशन को बता दे। और साउथ एशिया छोटा मोटा रीजन नहीं है, 1.8 बिलियन पीपल को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि 1/3 ऑफ द ग्लोबल पुअर और वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट्स में से है। साउथ ईस्ट एशिया के बाद साउथ एशिया सबसे बड़ा मार्केट है ना। इसीलिए जो मेजर चैलेंजेस हमारे सामने हैं वो पैंडेमिक के बाद अब रिकवरी कैसे कराएं, इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करें, और दूसरा ये वेदर के द्वारा
ये क्लाइमेट चेंज के द्वारा जो हमारे वेदर गड़बड़ हो रहे हैं उनको कैसे उनका कैसे सुलझाएं, ये सारे मेजर चैलेंजेस है। तो आपको 3 चैलेंजेस देखे, पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी नंबर 1, इन्फ्लेशन नंबर 2 और आपका क्लाइमेट चेंज से होने वाले बुरे प्रभाव। ये 3 मेजर चैलेंजेस हैं और सबसे इमीडिएट चैलेंज है साउथ एशिया की इकोनॉमीज का, और वहां पे एक G20 कलेक्टिव एक्शन ले सकता है। वाई साउथ एशिया इंपॉर्टेंट इन द ग्लोबल वर्ल्ड? देखिए, साउथ एशिया इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनर्जी रिक्वायरमेंट, क्योंकि पॉपुलेशन 1.8 बिलियन की है, गरीबों की है, तो एनर्जी रिक्वायरमेंट भी इसकी ज़्यादा है। और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन इज देयरफॉर इंपॉर्टेंट। देयरफॉर ग्लोबल कोऑपरेशन में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स के बारे में तो बात होनी चाहिए, साथ में फाइनेंशियल एड के बारे में भी बात होनी चाहिए, जो कि क्लाइमेट चेंज से हो रहा है। इसीलिए ग्लोबल वर्ल्ड के लिए साउथ एशिया इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़, मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस और डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूट जो भी हैं, विकास, जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, AIIB हो गया, है ना, जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को सपोर्ट करते हैं, गुड गवर्नेंस को सपोर्ट करते हैं, इनमें बेसिकली रिफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है ताकि वो कंट्रीज भी रिप्रेजेंट हो सकें जो कि इसका हिस्सा नहीं है ना। और साउथ एशियन नेशंस देखिए अपनी सारी एनर्जी फॉसिल फ्यूल से करते हैं, यानी कार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा है, और कार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा है तो अल्टीमेटली इसका प्रेशर तो वेस्टर्न नेशंस पे भी आएगा। 63% रीजन्स के एमिशन की बात करें तो वो सिर्फ एनर्जी जनरेशन, बिजली पैदा करने के लिए होता है, 63%, यानी कि बहुत मेजर चंक है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में। तो यहाँ एक स्कोप है जहाँ पे ग्लोबल वर्ल्ड साउथ एशिया की मदद करके हमारा कार्बन एमिशन कम कर सकती है, क्लाइमेट चेंज को कम कर सकती है ना। इसीलिए इन कंट्रीज का एनर्जी प्रोडक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है। बांग्लादेश की बात करें, LNG से, लिक्विफाइड नेचुरल गैस से वो 70% एनर्जी बनाते हैं, और भारत की बात करें तो 70% एनर्जी हमारे यहाँ कोयले से आती है। इसीलिए G20 में एक रोड मैप दे सकता है भारत, जहां पे इन मेजर चैलेंजेस को सब कॉन्टिनेंटल लेवल पे डील किया जा सके और G20 का मदद मांगा जा सके, क्योंकि मल्टीलैटरलिज्म खतरे में है, पर ऐसा होना नहीं चाहिए। बाद में इंडिया क्या कर सकता है अल्टीमेटली G20 में? देखिए, G20 जो देश, जो ग्रुपिंग है ना, वो साउथ एशिया से बड़ी ग्रुपिंग है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, नो, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, है ना, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी बेसिकली, क्योंकि पॉपुलेशन बड़ा होना एडवांटेजेस नहीं हो सकता। तो यहां पे G20 80% ऑफ द वर्ल्ड GDP को रिफ्लेक्ट करती है, 75% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड को रिफ्लेक्ट करती है, और 60% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द प्लैनेट को रिप्रेजेंट करती है। इसीलिए इंडिया को G20 की लीडरशिप की अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी चाहिए, ग्लोबल गुड और वेलफेयर पे काम करना चाहिए। बात हो चाहे शांति की, एकता की, या एनवायरनमेंट के प्रति सेंसिटिविटी की, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, इंडिया के पास सब चीज, सारे चैलेंजेस का सोल्यूशन होना चाहिए, और ये प्रधानमंत्री साहब ने मन की बात में कहा। तो आपने इस पर्टिकुलर पूरे मैटर को जब पढ़ा होगा तो आपने एक चीज समझी होगी, किस तरीके से इस पूरी प्रॉब्लम को, कि क्या है G20 में भारत का स्कोप और G20 में साउथ एशिया का स्कोप और साउथ एशिया का ग्लोब में स्कोप, हमने किस तरीके से सीक्वेंस वाइज मैनर में आपके साथ डील किया। अगर आपको ये एडिटोरियल एनालिसिस पसंद आया, आप इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। हम 10 मिनट के अंदर अंदर में इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स आपके साथ डिस्कस करते हैं। मिलता हूं आपसे अगले एडिटोरियल में। टिल देन ऑल द बेस्ट।